हाँ, हम लोग बात कर रहे थे आपका एडवाइजरी जुरिडिक्शन पर, और एडवाइजरी जुरिडिक्शन में हम लोगों ने देखा था कि 143 सबसेक्शन 1, 143 सबसेक्शन 2, 143 सबसेक्शन 1 कह रहा था कि विधि और तथ्य इसका प्रश्न उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट तक रेफरेंस भेज के उनकी राय ये मांग सकते हैं, क्योंकि विधि और तथ्य के प्रश्न इन्हें सुप्रीम कोर्ट तक अन्य माध्यमों से ले जाया जा सकता है। इसलिए यहां पर यह बात रखी गई है कि अगर समीचीन हो तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा जो विधि और तथ्य के प्रश्न उठाए गए उन पर जवाब देगा, लेकिन अगर समीचीन नहीं है तो नहीं भी देगा, क्योंकि फिर विधि और तथ्य के प्रश्न जिन पर राय चाही गई है उचित माध्यम से और उचित प्रक्रिया से उनके सामने आने चाहिए। जब उचित माध्यम और उचित प्रक्रिया से उनके समक्ष आएंगे तो विस्तार पूर्वक उस पर विचार करके राय दे पाएंगे, क्योंकि जब न्याय निर्णयन करेंगे तो भी उनकी राय विधि और तथ्य के प्रश्न पर ही आएगी। न्याय निर्णयन उनकी राय के अलावा अन्य कुछ भी नहीं है। लेकिन जब वे न्याय निर्णयन करेंगे उस समय तथ्य पूर्णता के साथ उनके सामने होंगे, लेकिन जब उनसे राय मांगी जाएगी विधि और तथ्य के प्रश्न पर तो तथ्य नहीं होंगे। हमने आपसे कल चर्चा की थी। प्रश्न यह है कि अमुक व्यक्ति ने अमुक व्यक्ति का वध किया, क्या वो वध हत्या की श्रेणी में आता है? तथ्यों की जरूरत है। उसने अमुक व्यक्ति का वध क्या जानबूझकर किया? क्या मरने वाले की ओर से कोई प्रेरणा, कोई प्रकोपन उसे दिया गया था? क्या स्वयं मरने वाले ने कोई ऐसा काम किया था जिससे उसकी जान को संकट पैदा हुआ था? अगर हां तो उसने आत्मरक्षा की है, उसने हत्या नहीं की, लेकिन देखने में वो हत्या ही लग रही है। तो जब राय दी जाएगी और तथ्य उत्पन्न नहीं हुए होंगे तो यदि किंतु परंतु इन शब्दों का सहारा लेना पड़ेगा, और यदि किंतु परंतु इनका कितना भी सहारा आप ले लें, लेकिन कंप्लीट बात आप कभी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि सारे तथ्य मानव के मस्तिष्क में आ जाएं और यदि किंतु परंतु के सहारे से वो उन सारी बातों के उत्तर दे दे, ये संभव नहीं है। ये मानवीय क्षमता से परे की बात है। इसलिए सलाहकारी अधिकारिता, जिसका उपयोग उस समय भी किया जा सकता है जबकि विधि या तथ्य का प्रश्न उत्पन्न होने को है, उस दशा में सलाहकारी अधिकारिता का प्रयोग किया जाना यह बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। और उस दशा में भी जब विधि और तथ्य के प्रश्न उत्पन्न हो गए, लेकिन चूंकि कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ, यह विवाद के पक्षकार ये न्यायालय तक नहीं पहुंचे, इससे न्यायालय जितना बेहतर न्याय निर्णय तब करेगा जब वाकई कोई केस या कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो गई हो, उतना बेहतर यहां नहीं हो सकता। इसीलिए कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो सलाहकारी अधिकारिता है इसका उपयोग एक्सट्रीम कंडीशंस में ही होना चाहिए, क्योंकि यह सलाहकारी अधिकारिता अगर इसका प्रयोग सावधानी के साथ न किया जाए तो दुष्परिणाम दे सकती है, क्योंकि तथ्य नहीं होंगे और तथ्य न होने की दशा में आप जो सलाह देंगे वो तथ्य उत्पन्न होने पर जब न्याय निर्णयन किया जाए तो न्याय निर्णयन में न्यायाधीशों को पूर्वाग्रह से ग्रसित कर सकती है, क्योंकि वो मत रखा होगा सलाह के रूप में और न्यायाधीश अपने को बंधा अनुभव कर सकते हैं कि इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ये कह चुका है, तो हमें इसी मत का अनुपालन करना चाहिए। और ऐसा करने में वे सुविधा अनुभव भी करेंगे, और आदमी का सुविधा भोगी स्वभाव है, क्योंकि उसका सुविधा भोगी स्वभाव है तो वो उस सलाह से बंधकर
तथ्य उत्पन्न होने पर तथ्यों पर सम्यक विचार के बिना निर्णय दे सकते हैं। ये खतरा है इस सलाहकारी अधिकारिता में, इसलिए इसका उपयोग बहुतायत से नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी इसका एक उपयोग है कि अगर सलाह पहले मिल जाए तो गलतियों से बचा भी जा सकता है। और केशव सिंह के मामले में हम लोगों ने देखा था कि स्थितियां यह भी हो सकती हैं कि विवाद के पक्षकार नॉर्मल कोर्ट प्रोसेस को एडॉप्ट करके सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए राजी ही न हो। और अगर ऐसा है तो डेफिनेटली सलाहकारी अधिकारिता एक उपयोगी उपकरण सिद्ध होती है और उसके माध्यम से हम विवाद का समाधान ये कर सकते हैं। और हमने कल चर्चा की थी कि इसी प्रकार से इस सलाहकारी अधिकारिता का हिंदुस्तान में उपयोग हुआ और जिसके कारण से पिछले 75 वर्षों में सिर्फ 12 रेफरेंस गए। उनमें से पहला 1951 में गया था दलाई लॉज एक्ट। दलाई लॉज एक्ट, इसकी चर्चा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की फील्ड में जब बात होती है यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, तब विस्तार से होती है। मोटे तौर पर समझ लीजिए कि दलाई लॉज एक्ट, इसके माध्यम से केंद्र सरकार को अधिकृत किया गया था, क्योंकि आपको मालूम है जो फेडरल गवर्नेंस है ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ही हिंदुस्तान में अडॉप्ट कर ली गई थी और उससे भी पूर्व तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम से ही ये सारी चीजें आ गई थी। तो जो पार्ट सी स्टेट कहलाते हैं, जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं, उनमें चूंकि कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार की होती है, तो केंद्रीय सरकार ने एक एक्ट के माध्यम से, ये जिसे दलाई लॉज एक्ट कहा गया, उसके माध्यम से शक्ति अर्जित कर ली थी कि राज्यों की विधायिकाओं द्वारा जो कानून पारित किए गए हैं उन्हें वे केंद्र के प्रदेशों में लागू कर सकते हैं। लेकिन क्या केंद्र के शासन के अधीन प्रदेशों में लागू करते समय उन कानूनों में कोई संशोधन या कोई मॉडिफिकेशन, अल्टरेशन, मॉडिफिकेशन, इनोवेशन, ये करने का हक केंद्र की सरकार को है या नहीं? क्योंकि कानून पास करना विधायिका का काम है और वो राज्य की विधायिका ने पास किया है और केंद्र सरकार अपनी कार्यपालिकीय शक्ति का उपयोग करके क्या अल्टरेशन और मॉडिफिकेशन ये कर सकती है कानूनों में या नहीं, इस विषय पर पहला रेफरेंस गया था। अब आप सोचें अगर रेफरेंस की सुविधा न हो तो केंद्र सरकार को पहले अल्टरेशन और मॉडिफिकेशन करना ही होगा, तब विधि तथ्य का ऐसा प्रश्न पैदा होगा जिसे नॉर्मल कोर्ट प्रोसेस से सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाए। लेकिन जब केंद्र सरकार ऐसा कर ही देगी तो उसके अधीन बहुत सारे काम हो जाएंगे। अब दो ही रास्ते सुप्रीम कोर्ट के पास बचेंगे, या तो उन कामों को भी अवैध घोषित करें और या रिट्रोस्पेक्टिवली लागू न करके प्रोस्पेक्टिवली अपने डिसीजन को लागू करें, तो वे अवैध काम वैध हो जाएंगे। आगे भले ही किसी अवैध काम के होने का अंदेशा न रहे, और अगर कोर्ट ने रिट्रोस्पेक्टिवली लागू कर दिया तो असुविधा कम से कम होगी ही होगी, जिससे बचा जा सका दलाई लॉज एक्ट पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करके। दूसरा मामला केरला एजुकेशन बिल का है। केरला एजुकेशन बिल में क्या हुआ था? केरल के अंदर केरल की लेजिस्लेचर ने एक एक्ट पारित किया था और केरल के अंदर पब्लिक फीलिंग, पब्लिक एजिटेशन ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पर पहुंचा था उस बिल के खिलाफ, क्योंकि वहां एक कम्युनिटी निवास कर रही थी। उसका कहना यह था कि हम ईश्वर के अतिरिक्त किसी के भी सम्मान में कुछ भी उच्चारित नहीं करेंगे। इस विषय पर वहां टेंशन हो रखा था और केंद्र में सरकार अलग थी और केरल में सरकार अलग थी। जब हम लोग
विधायी शक्तियों पर बात करेंगे तो देखेंगे कि कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर अगर राज्य की विधायिका कोई कानून बनाती है तो राज्य के राज्यपाल उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित कर सकते हैं, और उस पर राष्ट्रपति की अनुमति जब मिलेगी, अनुमति तो ना कहें, अनुमोदन कहें तो ज्यादा ठीक रहेगा, तभी वो कानून बनेगा। राज्यपाल ने उसको राष्ट्रपति की अनुमोदन के लिए आरक्षित किया, और राष्ट्रपति मीनिंग बाय सेंट्रल लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर कह गए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, राष्ट्रपति का मतलब तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, यानी मंत्रिमंडल है। अब सवाल यह था कि अगर राष्ट्रपति अनुमति न दे तो चूंकि वहां भिन्न दल की सरकार है, यहां भिन्न दल की सरकार है, तो पॉलिटिकल इंप्रेसमेंट का आरोप लगता है, और दे दें तो वहां पब्लिक एजिटेशन चल रहा है, ये समस्या थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी गई, दो आपत्तियां भी रखी गई कि चूंकि एक्ट, ठीक है, अभी एक्ट नहीं बना है, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि विधि या तथ्य का कोई प्रश्न पैदा हुआ है, और विधि या तथ्य का प्रश्न जब पैदा हो जाए तभी राय के लिए भेजा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अनुच्छेद 143(1) में लिखा है कि यदि पैदा हो गया, ये लाइकली टू अराइज है, तो ये तो कहा ही जा सकता है कि लाइकली टू अराइज है, इसलिए भेजा जाना समुचित है, हमारे पास कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये प्रश्न, ये आपत्ति उठी थी। और दूसरी बात ये थी कि यह भी कहा गया कि ये समीचीन नहीं है कि राय के लिए भेजा जाए, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह तय करना समीचीन है या नहीं, ये राष्ट्रपति का ही एक्सक्लूसिव फंक्शन है। अगर उन्होंने तय किया है कि है तो फिर हम राय देंगे, और सुप्रीम कोर्ट की राय प्राप्त की गई। जब सुप्रीम कोर्ट की राय आई तो सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा देश में ऐसी जरूर है कि उनकी राय निष्पक्ष मानी जाती है, और उसके कारण से पब्लिक फीलिंग उसको नीचे लाने में भी मदद मिली, और एक स्थिति भी निकल कर आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्चारण में आनर नहीं है, खड़े होने में आनर है। ठीक है, आप किसी के प्रति जब आनर प्रदर्शित करते हैं तो शब्दों का उच्चारण ये जरूरी नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज ये बोलती है कि आप उसका सम्मान करते हैं या नहीं करते। ठीक है ना, तो खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है, उच्चारण ये सम्मान का भाव प्रदर्शित कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, यह आवश्यक नहीं है सम्मान के प्रदर्शन के लिए। इसलिए नेशनल एंथम जब गाया जाएगा तो खड़े होना प्रत्येक का कर्तव्य है, उसके प्रति सम्मान दर्शित करना प्रत्येक का कर्तव्य है। दर्शित करना, शब्दों से नहीं, आप ना उच्चारित करना चाहते हैं तो मत करिए। और अक्सर आप देखते हैं जब पब्लिक लीडर्स, हमारे देश के बड़े बड़े नेता चुपचाप खड़े होते हैं, ठीक है, और वो उच्चारित नहीं कर रहे होते, लेकिन खड़े होना, तो इस ढंग से इस तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया और लाभदायक उपयोग किया गया। तीसरा मौका कब आया? बेरोबारी यूनियन 1960 में। ठीक है, बेरोबारी यूनियन, इसमें क्या हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इसके बीच सीमा विवाद, इसको सुलझाने के प्रयोजन से एक संधि हुई थी। और आपको पता है कि अनुच्छेद 253 है जो संधि को लागू करने के लिए अधिनियम बनाए जाने की अपेक्षा करता है। अब उस संधि के अंतर्गत कुछ क्षेत्रों का परस्पर आदान प्रदान होना था। अब सवाल यह था कि क्या भारत के जो इंडिया विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो जो यूनियन ऑफ स्टेट्स, जो हमने स्टेट्स का डिवीजन किया है, वो तो प्रशासनिक सुविधा के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, अन्यथा पूरा भारत एक है। प्रशासनिक सुविधा कि इस क्षेत्र में प्रशासन
भली प्रकार चले तो इसे हम इस प्रदेश के नाम से जान लेंगे, इसे इस प्रदेश के नाम से जान लेंगे। और अदरवाइज तो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, अटक से कटक तक भारत एक है। तो इस भारत के किसी हिस्से को किसी को दे देने की सुविधा क्या किसी को हासिल है? और मेरे हिसाब से यह प्रश्न बड़ा देर से उठा है। यह प्रश्न 47 में ही उठना चाहिए था कि गांधी और नेहरू, क्या इन्हें भारत को बांट देने का कोई हक मिला हुआ है? इन्हें किसने हक दिया कि ये भारत के विभाजन को स्वीकार कर लें? न तो जिन्ना को कोई हक था, न गांधी और नेहरू को कोई हक था। कौन होते हैं ये? क्या देश के प्रत्येक हिंदू और मुसलमान की इच्छा थी कि देश बटे? कोई रेफरेंडम हुआ था, कोई जनमत संग्रह हुआ था? तो फिर आपने बांटा कैसे, किस आधार पे? और अगर बांटा तो आपको बंटवारे का दोषी अगर जिन्ना को माने तो तुम्हें क्यों छोड़ दें भाई? तुम्हें किस आधार पर छोड़ दें? अगर वो दोषी है तो तुम क्यों नहीं हो? ठीक है, तुम भी हो, वो होंगे तो तुम भी हो, क्या दिक्कत है? तो ये प्रश्न हमारे हिसाब से तो बहुत देर से उठा, क्योंकि नेहरू 60,000 वर्ग मील भूमि चीन को दे आए और कुछ नहीं किए। आप लड़ाई लड़ते, हारते हम हारते, देखा जाता। ठीक है, आप लड़ते, आप क्लेम करते आज तक, तो आपने कुछ किया ही नहीं। लेकिन बेरोबारी यूनियन में सवाल उठा और प्रश्न यही था कि लैंड एक्सचेंज क्या हो सकती है? भारत की जो भूमि है, जो जिससे भारत बन रहा है, क्या ये किसी को दे देने का हक किसी सरकार को है? और क्या इसके लिए कोई कानून बन सकता है? कानून तो भारत के लिए बनेगा, भारत को बांटने के लिए तो नहीं बनेगा। तो इस विषय पर राय मांगी गई। राय क्या थी वो यहां का विषय नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कानून बनाकर ऐसा नहीं हो सकता, अन्य ढंग से एडजस्टमेंट हो सकते हैं। ठीक है, वो राय आई। एक उपयोग इस अधिकारिता का किया गया और ये विधियो तथ्य से संबंधित सवाल है। इन्हें नॉर्मल कोर्ट प्रोसेस से अगर हम ले जाएं, अब ये सवाल केस या कंट्रोवर्सी बनी नहीं सकता भाई। भारत का हिस्सा दिया जा सकता है या नहीं, ये केस या कंट्रोवर्सी बनी नहीं सकता। आप ले कैसे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तक? अगर केस या कंट्रोवर्सी में ही डिसाइड करने का हक उन्हें दिया जाए तो कैसे होगा? और फिर उनसे डिसाइड कराए बिना या उनकी राय लिए बिना करना पड़ेगा, और बाद में सही हुआ या गलत ये निर्णय करने का हक उन्हीं को होगा। तो जो कुछ हो सकता है आसानी से, वो बड़ी कठिनाई से होगा। ठीक है ना? अच्छा नहीं होगा, वो आसानी से हो सकता है सारा काम। आपने अननेसेसरी पहले कठिन बनाया और फिर उसे हल किया। हां, फ्रीक्वेंटली चीजें वहां नहीं जानी चाहिए सलाहकारी अधिकारिता में, लेकिन एक्सेप्शनली जानी भी चाहिए, और वही व्यवस्था की गई है। तो बेरोबारी यूनियन के बाद सी कस्टम एक्ट, इसमें आपका जो कस्टम ड्यूटी से संबंधित कानून था उसके कुछ प्रोविजंस को अमेंड करने की बात हुई थी। क्या किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, बहुत महत्व की बातें इसमें नहीं हुई थी, लेकिन ये गया और उस पर सुप्रीम कोर्ट की राय आई। उसके बाद सी कस्टम एक्ट ये 1962 में है। 1965 में केशव सिंह का मामला है, जो विशेषाधिकारों से जुड़ा मसला है और जिस पर विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की है विशेषाधिकारों के समय में, कि यूपी लेजिस्लेचर और हाई कोर्ट के बीच तनाव इस कदर बढ़ा था कि एक ने उनके खिलाफ अपने अपमान के लिए जजों को और वकीलों को पकड़कर अपने समक्ष लाने के लिए वारंट जारी किए थे, और दूसरे ने उन सारे को स्टे कर दिया था, और दोनों में से कोई सुप्रीम कोर्ट जाने को राजी नहीं। अब उच्च न्यायालय वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, कोई सुप्रीम कोर्ट के अधीन तो है नहीं। ठीक है, हाँ, हायरार्की में सुप्रीम कोर्ट उच्चस्थ है, लेकिन बाकी उनके अधीन तो नहीं है हाई कोर्ट। ना विधायिका, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, सुप्रीम कोर्ट के अधीन तो नहीं है।
आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। तब इस तकनीक का सफलतापूर्वक 1965 में उपयोग हुआ और रास्ता निकला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ठीक है कि अगर कोई भी हाई कोर्ट के पास जाएगा और कहेगा हमें इलीगल डिटेंशन में रखा गया, तो रखा गया या नहीं रखा गया, यह तय करने का हक तो हाई कोर्ट का है ही। ठीक है, आप कहते तो नहीं रखा गया, आप ही की बात ठीक, नहीं रखा गया, लेकिन विचार तो करना पड़ेगा कि रखा गया या नहीं रखा गया। यही तो कर रहे थे वो, और क्या कर रहे थे? तो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन को ही तो डिस्चार्ज कर रहे थे। हाँ, ये ठीक है। और ये विचार करते समय वो कोई भी आदेश, कोई भी निर्देश, कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। उन्होंने बेल दे दी, तो इसमें गलत क्या हो गया? फाइनली तो उन्होंने नहीं कहा कि कंटेम्प्ट नहीं हुआ, और कंटेम्प्ट हुआ या नहीं ये आप ही तय करेंगे। ठीक है, और क्या दंड देना आप ही तय करो। लेकिन अगर कोई आया है तो उसकी बात तो सुननी पड़ेगी। तो बात ही तो सुन रहे थे, और क्या कर रहे थे? उनका ये बात सुनेंगे, और अगर कंटेम्प्ट पाया जाता है तो फिर वही तय करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं कहा जाएगा कि गलत हुआ या केशव सिंह के साथ लेजिस्लेचर ने गलत किया। और वही हुआ, हाईकोर्ट ने सुना केशव सिंह के मसले को और फिर पाया कि नहीं, कुछ गलत आपके खिलाफ नहीं हुआ है, और मामला डिसाइड किया। लेकिन एक डेडलॉक जो था उसका समाधान हुआ इस अधिकारिता के। अगर ये ना होती तो बड़ा दिक्कत थी। ये आपका फिर स्पेशल कोर्ट 1978, ये एक बड़ा विस्तृत मामला है, और इसमें कई सवाल उठे जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस के हैं। 1978 में आपातकाल के दौरान जो सत्ताधीश थे, उन्होंने जो अपराध किए थे, ठीक है, अपनी पोस्टों को होल्ड करते हुए उनका जो दुरुपयोग किया था, उन अपराधों की जांच के लिए, उन अपराधों के विचारण के लिए स्पेशल कोर्ट स्थापित किए जाए, ये विचार तत्कालीन सरकार का था। और अगर स्पेशल कोर्ट स्थापित किए गए तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ये क्या होगी, ये प्रश्न उठा था। इसको सुप्रीम कोर्ट की राय के लिए भेजा गया। इस पर कई आपत्तियां की गई। पहली आपत्ति तो यही थी कि सिर्फ कहा जा रहा है कि एक्ट है, सिर्फ कहा जा रहा है, क्योंकि जो कुछ है वो सिर्फ कहने भर को है, वास्तव में नहीं है। क्योंकि एक्ट तब है जब पारित हो जाए, जब तक पारित नहीं हुआ तब तक वो कहने भर को है, बाकी नहीं है। डी ज्यूरे नहीं माना जा सकता कि एक्ट है। डी फैक्टो सिर्फ दिखाई देता है कि एक्ट है। ठीक है, इसलिए सब कुछ हवा में है। आपने एक्ट भेजा है, ऐसा आप कहते हैं। आप ये नहीं कहते कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ इज गोइंग टू अराइज, ये उत्पन्न होने वाला है, ये नहीं कहा है आपने। जो आपने रेफरेंस भेजा है उसमें आपने ये लिखा कि उत्पन्न हो गया है, जबकि कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। क्योंकि वही बात है कि निचले न्यायालय ने निर्णय दिया, अपीलेट कोर्ट का निर्णय आ गया, निचले न्यायालय का निर्णय अपीलेट कोर्ट में मर्ज कर गया, ये सही है। लेकिन निचले न्यायालय के निर्णय का पर अगर आप सवाल नकल डालकर उसकी नकल मांगो तो वो आपको न मिले, ऐसा नहीं है। रहेगा तो है ही, वो फाड़कर थोड़ी फेंक दिया जाएगा। लेकिन उस इश्यू पर निर्णय अपीलेट कोर्ट का है, तो विधिता यह माना जाएगा कि लोअर कोर्ट का निर्णय नहीं है, लेकिन तथ्यता निर्णय होगा। ठीक है ना, तथ्यता तो रहेगा, तथ्यता थोड़ा ना खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने यही कहा, पहली आपत्ति यही थी कि एक्ट नहीं है, क्योंकि एक्ट तब होगा जब हो जाए, अभी तो नहीं है। कोर्ट ने कहा कि नहीं, एक्ट है, इतना है
कि उस पर विचार किया जा सके, क्योंकि लिखत पढ़त में मौजूद है। ठीक है, इतना ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नहीं है, कंप्लीटली नहीं है, ये सही है, लेकिन पार्टली भी नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते। पार्टली तो है, कंप्लीटली नहीं है, ये बात सही है। तो अगर पार्टली है तो लाइकली टू अराइज है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ऑब्जेक्शन रेज किया गया था कि एम्बिग्यूटी से भरा हुआ, ठीक है, रेफरेंस भेजा गया है। आपने बताया ही नहीं कि किन बिंदुओं के बारे में, किन उपबंधों के बारे में आप ये कहते हो कि आपको राय चाहिए कि वो असंवैधानिक तो नहीं हो जाएंगे। तो कोर्ट ने कहा कि ये बात सही है कुछ हद तक, क्योंकि आपने सीधे सीधे भेज दिया कि क्या एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अगर बना दिया जाए तो रहेगा या नहीं रहेगा। ये बड़ा विस्तृत सवाल है, ब्रॉड क्वेश्चन है, और जब तक आप पूरा एक्ट ना भेजो, और ये हमारे लिए तय करना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जो वकीलों के आर्गुमेंट्स आए हैं और जो हमने पढ़ा है, इस सारी बातचीत से अब वो बिंदु तय हो गए हैं जिन पर राय दी जा सकती है। इसलिए अब इस बात का भी कोई मतलब नहीं बचा कि बड़े ब्रॉड टर्म्स में राय मांग ली गई और इतने ब्रॉड टर्म्स में राय नहीं मांगी जानी चाहिए। यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति ने जो ये एक्ट संदर्भित किया है, ठीक है, ये ठीक है कि ये शक्ति, कर्तव्य, अधिकार आदि से संबंधित है, लेकिन राष्ट्रपति किसी भी इश्यू को नहीं भेज सकते। तो ये कल ही चर्चा में हमने कहा था कि राष्ट्रपति विधि या तथ्य का प्रश्न भेज सकते हैं, जरूरी नहीं है वो विधि या तथ्य का प्रश्न उनके अधिकार, कर्तव्य, शक्ति इसी से संबंध रखे, क्योंकि जैसे केरला एजुकेशन बिल का मामला है वो तो राज्य का मामला है, फिर भी उन्होंने भेज दिया, ठीक है ना, क्योंकि वो विधि या तथ्य का प्रश्न है और भारत में पैदा हुआ, ठीक है ना। तो ये स्थिति भी रहेगी। तो दो आपत्तियां ये, तीसरी आपत्ति है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये राय देता है कि ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा या कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, तो ये विधायिका की सोवर्निटी, जो उसकी संप्रभुता है, हमने कहा था इंडियन लेजिस्लेचर के की जो सोवर्निटी है, उसके करेक्टर पर जब हम लोगों ने बात की थी तो हम लोगों ने कहा था ये ठीक है कि इंडियन लेजिस्लेचर उस ढंग की संप्रभु नहीं है जिस ढंग की संप्रभु इंग्लैंड की पार्लियामेंट है, क्योंकि इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने संविधान को उत्पन्न किया है, ठीक है ना। जो संविधान के मूलभूत सिद्धांत है, जैसे न्यायालय की निष्पक्षता, समानता, ठीक है, स्वतंत्रता, वहां विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से इन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को मान्यता दी गई है और वे अधिनियम इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने पारित किए हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि वहां कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इंग्लैंड की पार्लियामेंट से उत्पन्न हुई हैं, जबकि हिंदुस्तान के संदर्भों में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ने जुडिशरी को उत्पन्न किया, उन्होंने लेजिस्लेचर को उत्पन्न किया। इसलिए ये नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान का संविधान संसद की उपज है, क्योंकि इंग्लैंड के संबंध में कहा जा सकता है, इसलिए कहा जाता है कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट के समान हमारी पार्लियामेंट संप्रभु नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो उसे फील्ड दी है उसमें वो संप्रभु है। तो उन्होंने कहा, ये तीसरी आपत्ति थी कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, तो ये पार्लियामेंट की सोवर्निटी है, इसके साथ इंक्रोचमेंट होगा। आपको नहीं बताना चाहिए क्योंकि ये वो तय करें, जब वो तय कर दें तब देखा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है ये एक्ट या नहीं है। कोर्ट ने कहा नहीं, वी आर अंडर द ऑब्लिगेशन, उनका हम कुछ इंक्रोचमेंट कर कहां रहे हैं, हमारे ऊपर तो एक बाध्यता रखी गई है और ये कहा गया कि हमें देना चाहिए।
ये ठीक है कि न देने का निर्णय भी हम ले सकते हैं, लेकिन हमसे कम से कम ये अपेक्षा की जाती है कि अगर हम कुछ न करने का निर्णय लेंगे तो उसके पीछे कोई उचित कारण होने चाहिए कि हम ये नहीं करेंगे। ऐसे थोड़ी ना है कि हम नहीं करेंगे, हमें हक है, हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, कोई मतलब थोड़ी हुआ। वी आर अंडर द ऑब्लिगेशन थ्रू आर्टिकल 143 सबसेक्शन 1। नहीं मानी ये आपत्ति भी और कहा कि हम ऑब्लिगेशन के अंतर्गत हैं। चौथी बात कही गई कि अगर आप देते हैं तो ये आपकी राय का मजाक होगा। कारण ये कि पार्लियामेंट चाहे तो न पारित करे, भाई ठीक है ना, उन्होंने कहा नहीं पारित करेंगे वो, और अगर आपने राय दी और फिर भी पारित कर दिया था, क्योंकि राय तो है, नहीं मानते, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पार्लियामेंट एक सीरियस बॉडी है और वो ये जानते हैं कि अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशनलिटी डिसाइड करना हमारा काम है, इसलिए हमारी राय को वो ड्यू वेट नहीं देंगे। ऐसा हम क्यों मान लें? भाई कोई भी आदमी अगर हमसे पूछ रहा है कि देख लो भाई हमारा ये काम गलत तो नहीं होगा, तो हम ये क्यों माने कि अगर हम ये बताएंगे कि नहीं गलत होगा और सकारण बताएंगे फिर भी वो ऐसा करेगा, क्यों हम माने ऐसा? और जब वो पूछ ही रहा है तो ऐसा क्यों करेगा, इसका कोई आधार नहीं दिखता। और वो भी एक सीरियस बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्यों ऐसा मान लें? इसलिए भी देंगे। अगला ऑब्जेक्शन आया कि ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है। उन्होंने कहा नो, ये पॉलिटिकल नहीं है। नो डाउट इट हैज अ पॉलिटिकल कनेक्शन, लेकिन क्वेश्चन का पॉलिटिकल होना और उसका पॉलिटिक्स से संबंध होना ये दो अलग अलग बात है। उनका ये थोड़ी उन्होंने पूछा है कि हमें जो पॉलिटिकल लोग जिन्होंने अपराध किए उनका विचारण करना चाहिए या नहीं, ये थोड़ी पूछा है, ठीक है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये थोड़ी पूछ दिया है। ये ठीक होगा या नहीं होगा विचारण करना या उन्हें दंडित करना, ये थोड़ी पूछा है। तो डिजायरेबिलिटी ऑफ द लॉ ये डिसाइड करना उनका काम है, ठीक है, और पॉलिसी ऑफ द लॉ ये तय करना उनका काम है। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉ तय करना हमारा काम है, और वही उन्होंने पूछा है, तो हम काहे मना कर दें? सिर्फ इसलिए कि इट इज अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, और इस पर भी राय दी उन्होंने। तो आप देखें कि एक अच्छा उपयोग, एक ठीक ढंग से उपयोग इस टेक्निक का होता रहा। स्पेशल कोर्ट के बाद आपका ये 1978 है, फिर कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ये आता है, और कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में ये सवाल वहां तक गया था कि इंटरिम रिलीफ ये दी जा सकती है उस न्यायाधिकरण द्वारा जो विभिन्न राज्यों के बीच नदी जल के बंटवारे को लेकर गठित किया गया। इस पर भी राय उनकी आई थी। उसके बाद राम जन्मभूमि का यही है ना, ऑर्डर यही है। अच्छा, इनरी प्रेसिडेंशियल पोल, हाँ, ये 1974 था स्पेशल कोर्ट, और बीच में 1978 इनरी प्रेसिडेंशियल पोल ये आया। इनरी प्रेसिडेंशियल पोल में जो इशू था वो ये था कि एक राज्य की विधानसभा ये रिक्त है, वो अंतर्गत प्रेसिडेंशियल रूल है, और आप जानते हैं कि राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो निर्वाचक मंडल है उसके सदस्य हैं, ठीक है ना, अनुच्छेद 55 के मुताबिक। तो जब निर्वाचक मंडल पूरा नहीं है क्या तब राष्ट्रपति का चुनाव कराया जा सकता है? ये सवाल था। हालांकि केंद्र सरकार का यह मत था कि 55, 56, 71 इन अनुच्छेदों को देखने से यह बिल्कुल तय है कि कराया जा सकता है। फिर भी राजनैतिक आलोचना इससे बचने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की राय जान लेना उचित माना, और सुप्रीम कोर्ट की राय यही आई थी कि हो सकता है। तो इनरी प्रेसिडेंशियल पोल ये विधि और तथ्य के ऐसे प्रश्न हैं जो नॉर्मल कोर्ट प्रोसेस से अगर जाते तो जो स्थिति देश में पैदा होती वो अच्छी नहीं होती और हमें कुछ अतिरिक्त करना पड़ जाता। और इस टेक्निक से उनकी राय जानकर ठीक ढंग से मामले को निपटाया जा सका, क्योंकि अंततः प्रेसिडेंट का चुनाव वैध
उसकी वैधता निर्धारित करने का हक अनुच्छेद 71 के मुताबिक उन्हीं का है, ठीक है। और बिना उसके करा दिया जाता, मान लो उनकी राय कुछ और होती, ठीक है, तो उनकी राय पहले जान लेना ज्यादा ठीक था। उसके बाद आपको बताइए कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, और उसके बाद राम जन्मभूमि का मसला है। नहीं, राम जन्मभूमि होगा 1992 में कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, 1993 में राम जन्मभूमि है, और 1998 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट वाला है, ठीक है ना, क्योंकि 1993 में राम जन्मभूमि का मसला आया था जिसे उन्होंने भेजा था, तो उस पर राय नहीं दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। 12 में से 11 पर राय दी है, 1 पर नहीं दी, ठीक है ना। और उसका कारण आपको कल ही बताया था कि कोर्ट का कहना था कि 2 पक्ष हैं, दोनों में से किसी को भी सुनने की सुविधा में नहीं होगी। दूसरा, विधि और तथ्य का प्रश्न ये ऐसा है जो साक्ष्य से निर्णित होगा और साक्ष्य नहीं होगा। तीसरा, इससे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस सर्व नहीं हो रहा, ठीक है, इसलिए भी इस पर राय देना उचित नहीं। और फिर लिटिगेशन ऑलरेडी पेंडिंग है, तो ये भी नहीं कह सकते कि विधि और तथ्य का प्रश्न पैदा हुआ है, तो इसलिए इस पर राय दिया जाना उचित नहीं होगा। तो राम जन्मभूमि, ये नहीं डरे नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड किया है, भागे नहीं है। जो तर्क है वो अपनी जगह एकदम ठीक है, भाई दोनों पक्षों को सुनकर साक्ष्य के आधार पर निर्णय दिया जाना चाहिए तो देंगे। इसमें क्यों दें, इस जुडिक्शन में क्यों दें, ठीक है ना। इस जुडिक्शन में तो राय होगी, अच्छा, निर्णय बाइंडिंग होगा। राय कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में ये कहा कि ड्यू वेट दिया जाना चाहिए, लेकिन बाइंडिंग नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, ये जो मुकदमा डिसाइड हुआ, इसके निर्णय को स्पष्ट करने के लिए हमने आपको कहा निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए इस अधिकारिता में सुप्रीम कोर्ट से निवेदन नहीं किया जा सकता, क्योंकि तब विधि और तथ्य का प्रश्न है ये कहा ही नहीं जा सकता। अगर ऑलरेडी डिसीजन मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का किसी इश्यू पर, तो विधि और तथ्य का कोई प्रश्न ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर डिसीजन मौजूद नहीं है तो उन तक भेजा जा सकता है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट रिकॉर्ड एसोसिएशन, इसमें कुछ बातें आ गई थी। कॉलेजियम के लोग, ठीक है, मिलकर जो राय देंगे वो चीफ जस्टिस की राय मानी जाएगी। तो चीफ जस्टिस और कॉलेजियम के अन्य सदस्य परस्पर राय बनाने के लिए जो वार्ता करेंगे वो कैसे करेंगे, ओरली करेंगे, लिखकर करेंगे, कैसे, तो इसके लिए रेफरेंस भेजा गया। तो उसमें उन्होंने बताया था कि लिखकर राय मशवरा करेंगे, ताकि बाद में अगर कोई दिक्कत आए तो देखा जा सके किसकी क्या राय थी। और जो ट्रांसफर किए जाएंगे हाई कोर्ट से, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को, उसमें किस प्रकार से कॉलेजियम अपनी राय देगा। और तीसरा, सीनियरिटी, इसके विषय पर, ठीक है, कहा गया था कि सीनियरिटी का ध्यान रखा जाए ना रखा जाए। तो ये कहा था कि सीनियरिटी का नॉर्मली ध्यान रखा जाएगा, एक्सेप्शनली नहीं भी रखा जा सकता है। लेकिन ये सारी बात प्रेसिडेंशियल जो रेफरेंस भेजा गया उसमें आई थी 1998। उसके बाद गुजरात असेंबली इलेक्शन, गुजरात असेंबली इलेक्शन 2001 में है, जो 2000 में है या 2000 में ही होगा। उसमें यह प्रश्न था कि किसी भी असेंबली, इसका चुनाव कितने समय में कराया जाना चाहिए, ठीक है, यह भेजा गया था। और इस पर उनकी राय आई है। इसे विस्तार से तब समझेंगे जब 356 बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस पर भेजा गया था रेफरेंस। और लास्ट रेफरेंस भेजा गया गुजरात गैस एक्ट। आपको मालूम है कि राज्यों की विधायिका को जो विधायन की ताकत है वो कहां है, राज्य सूची और संवर्ती सूची, और केंद्र को कहा है संघ सूची और संवर्ती सूची, और अवशिष्ट विषय। उनके पास अवशिष्ट विषय भी हैं, इसके अलावा भी उनके पास विषय हैं। आपातकाल में वो राज्यों के विषयों पर भी विधायन कर सकते हैं, ठीक है, संधि आदि को क्रियान्वित करने के लिए भी कर सकते हैं। तो वो विस्तार से तब बात करेंगे जब हम लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पर बात करने लगेंगे। फिलहाल आप इतना समझें कि राज्य को राज्य सूची और संवर्ती सूची, इस पर अधिकार है उन्हें, संघ सूची और संवर्ती सूची पर अधिकार है, मोटे मोटे में ऐसा मान लें। और अवशिष्ट विषय बाकी विस्तार से तब बात कर लेंगे। हुआ क्या,
गुजरात की सरकार ने संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 25, संघ सूची कह रहे हैं, राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 25, उससे प्रदत्त शक्ति के आधार पर गुजरात गैस एक्ट पास किया। जो आपके घरों में जो गैस, रसोई गैस जिसे कहते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई यानी आपूर्ति, वितरण, ठीक है, इसको विनियमित करने के लिए एक अधिनियम बनाया और एक गुजरात गैस अथॉरिटी इसकी स्थापना कर दी एक्ट के माध्यम से। और उस एक्ट के लिए उन्होंने कॉम्पिटेंस कहां से प्राप्त किया? प्रविष्टि संख्या 25। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये संघ सूची प्रविष्टि संख्या 53, इसके आधार पर केंद्रीय विधायिका की विधायी शक्ति के अंतर्गत है। प्रश्न यह था कि क्या गैस से संबंधित जो प्रविष्टि है वो उसके आधार पर पेट्रोलियम गैस, उसके संबंध में कोई अधिनियम राज्य की विधायिका द्वारा बनाया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सूचियों के अर्थान्वयन के नियम है, जिन्हें हम लोग जब सूचियों का अर्थान्वयन करेंगे तब पढ़ेंगे, उनका अर्थान्वयन के नियमों के आधार पर अर्थान्वयन करके ये कहा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट चूंकि ये गैस है, इसलिए केंद्र को ही इसका हक है कि वो अधिनियम बनाए। इन्हें जो दिया गया है प्रविष्टि संख्या 25 के अंतर्गत, वो गैस और गैस वर्क है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को छोड़कर जैसे बिल्डिंग आदि के लिए जिस गैस का इस्तेमाल होता है उसके संबंध में विधायी शक्ति प्राप्त है। ठीक है, ये राय ही थी उनकी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं किया, लेकिन इसके आधार पर चूंकि केंद्र कोई राज्य की विधायिका को ये ताकत, मतलब निर्देश तो नहीं दे सकता कि आप ये अधिनियम मत बनाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो विधि और तथ्य के ऐसे प्रश्न जिनमें टकराव हो सकता है और आसानी से उनका समाधान इस जुडिक्शन में किया जा सकता है, ये सारा किया गया और इस अधिकारिता का एक ठीक उपयोग किया गया है। जो उपयोग होना चाहिए वही उपयोग किया। और 143 सबसेक्शन 2 में कोई भी रेफरेंस अब तक नहीं गया है, लेकिन वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि 143 सबसेक्शन 2 में जिस रेफरेंस को भेजा जा सकता है उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट की राय प्राप्त करने का अन्य कोई जरिया, अन्य कोई तरीका है ही नहीं। इसलिए 143 सबसेक्शन 2 अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में केवल 2 शक्तियां बची हैं। एक आपका पूर्ण न्याय को करने के लिए अनुच्छेद 142 की शक्ति और अपने ही निर्णय को पुनर्विलोकित करने की शक्ति 137, एक और है फंडामेंटल राइट के संबंध में अनुच्छेद 32 की शक्ति। वो जो फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तब विस्तार से बताएंगे। ये 2 मुझे लगता है कल हो जाना चाहिए, देखते हैं क्या होता है।